गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, मीडिया प्राइम के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संचय को बताया जरूरी। जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का करना है इस पहल का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज। अमित शाह राज्य के दौरे पर भाजपा का संकल्प पत्र करेंगे जारी। पार्टी ने दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी की जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। वहीं करप्शन मामले में संदीप घोष और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बाढ़ बारिश के बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से एनडीआरएफ ने 18,000 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारी बारिश से प्रभावित तेलंगाना के खम्मम गांव का करेंगे दौरा। पेरिस पैरालंपिक में आज पैरा एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग में दिखेगा भारत का दम। कपिल परमार ने कल पैरा जूडो में दिलाया कांस्य पदक। भारत ने अब तक जीते कुल 25 पदक। और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास। शीर्ष स्तर पर 900 गोल करने वाले बने विश्व के पहले फुटबॉलर। क्रोएशिया के खिलाफ नेशंस लीग में किया करियर का 900वां गोल। और शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से राज्य के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत चुनाव अभियान के साथ करेंगे और पार्टी का संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। बाद में शाम को वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे। शनिवार को अमित शाह का एक रैली को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि जम्मू से अमित शाह के अभियान की शुरुआत का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को उनके कल्याण और विकास के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त करना है। राज्य में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर उन्होंने बात कही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर शांति और विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ ये क्षेत्र आतंकवादी हॉटस्पॉट से पर्यटक हॉटस्पॉट में बदल गया है। उन्होंने लिखा कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां आज भाजपा का संकल्प पत्र लॉन्च करूंगा और कल कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करूंगा। और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं के नाम स्टार लिस्ट में शामिल हैं।
और आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग नहीं चला रहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग को तय करने दीजिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसी लग रही है। आपको बता दें कि अंतिम फेज के मतदान के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल सामने आते हैं। इस याचिका में एग्जिट पोल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की गई है। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने संदीप घोष की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन केस में CBI जांच का आदेश देते वक्त उनके पक्ष को नहीं सुना। संदीप घोष ने करप्शन के आरोपों को हॉस्पिटल परिसर में हुई रेप की घटना के साथ जोड़े जाने से जुड़ी हाईकोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हॉस्पिटल परिसर में हुई रेप और मर्डर की घटना और करप्शन दोनों मामलों की जांच CBI कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने जिस जनहित याचिका पर करप्शन के आरोप की CBI जांच का आदेश दिया था, उसमें संदीप घोष के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है। और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच CBI कर रही है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ED भी जांच में शामिल हो गई है। शुक्रवार को ED ने संदीप घोष के घर सहित उनके करीबियों के यहां 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को CBI को आरजी कर रेप और हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सौंपी थी। इस बीच 2 सितंबर को CBI ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ कोलकाता से मौजूद हैं। तो लगातार प्रसेनजीत हम देख पा रहे हैं और हर कोई इस बात को लेकर आश्वस्त है कि CBI ED अपना काम कर रहा है और जो गिरफ्त है वो लगातार शिकंजे में कसता जा रहा है संदीप घोष को। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो संदीप वो CBI हिरासत में है इसी करप्शन मामले में ही, क्योंकि किसी न किसी जगह पर CBI को लगने लगा है कि करप्शन और लेडी डॉक्टर के साथ हुआ बर्बरता, ये दोनों हो सकता है किसी जगह पे जुड़े हुए हैं, इसका तार जोड़ा हुआ है। ये बाद में पता चलेगा। हो सकता है कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने CBI का जांच रिपोर्ट पेश किया जाएगा, उसमें और खुलासा हो जाए। लेकिन जिस तरह से बीच में संदीप घोष ने सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो सुप्रीम कोर्ट आज पूरी तरह से नाराजगी जताया और बताया कि जब हाईकोर्ट की ये सब कुछ मामला जारी है, इसमें संदीप घोष का कोई औचित्य नहीं है इस केस में दखलंदाजी करने का, वो अपनी जगह पे रहे। पहली बात। दूसरी बात है कि जो आज ED का छापेमारी है वो अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। अभी भी 6 जगह पे जो संदीप घोष की अपना रेसिडेंस है वहां पे, और बाकी उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं साउथ 24 परगना में किसी जगह पर, सॉल्ट लेक में किसी जगह पर और हावड़ा में कई जगह पर ये छापेमारी का काम अभी भी जारी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि केस इतना मामूली है, और मामूली ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज समझा दिया है कि एक तरफ जब CBI का जांच जारी है, दूसरे तरफ
ईडीआई का जांच भी जारी है और आप संदीप घोष आप इसमें ना आए तो अच्छा है। जो जांच जारी है उसको रहने दीजिए। असीम, प्रसेनजीत, ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात की जा रही है, जिसको लेकर के छापेमारी भी की जा रही है, उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है, ये क्या है सारा मामला? देखिए 2021 में इस अस्पताल में संदीप घोष प्रिंसिपल के हिसाब से अपना जिम्मेदारी लिए थे जी। और बताया ये जा रहा है कि प्रिंसिपल के हाथ में जितने सारे जिम्मेदारी है फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का, वो सारे मतलब एक तरह से 2-3 लोगों के बीच ही बांटा जाता था और ये सारे कंपनी अपने ही नाम पर फर्जी कुछ टेंडर डालते हैं, जैसे कम से कम 3 टेंडर होना जरूरी है। तो इन्हीं लोगों ने अपने ही किसी का बीवी के नाम पर, किसी का मां के नाम पर अलग अलग टेंडर कंपनी बनाकर टेंडर डालते थे और उसमें से एक टेंडर को मिनिमम दिखा के, लोएस्ट टेंडर दिखा के इन लोगों को ही सारे काम दिया जाता था और इसमें 20% का हिस्सेदारी संदीप घोष का, कैश हिस्सेदारी संदीप घोष का हुआ करता था। तो यही जो मामला है, ये पहले इस हाजीगढ़ अस्पताल में जो डिप्टी सुपर हुआ करते थे अख्तर अली बोल के, ये अख्तर अली 2022 में इसका शिकायत सरकार के सामने रखा था, हेल्थ डिपार्टमेंट में रखा था और सारे विजिलेंस के सामने रखा था, लेकिन उसका जांच नहीं हुआ था। ऊपर से अख्तर अली को किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया था और आज फिर से कोर्ट ने इस अख्तर अली का जो केस है, इसी केस को आधार बना के सीबीआई जांच की जो ऑर्डर है वो दिया गया था और उसी के आधार पर ये जो करप्शन है, ये करप्शन की मामला अभी जारी है और सीबीआई ईडी इसमें है। असीम, तो ये प्रसेनजीत, आज जो छापेमारी हो रही है ईडी की, क्या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है? हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि ये जो 4 या 5 लोग हैं लेकिन ठिकाना है 6, मतलब जो बाकी रिश्तेदार के नाम पे जो फर्जी कंपनी बनाया गया था उस जगह पे भी छापेमारी जारी है और एक जगह मिला है जो साउथ 24 परगना की किसी जगह है, एक कई बीघा जमीन के ऊपर संदीप घोष का एक, जिसको हम कहते हैं बागनबाड़ी, मतलब एक फार्म हाउस टाइप का, ये भी मिला है एक साउथ 24 परगना की जगह पे। तो वहां पे भी छापेमारी का काम जारी है और उसके ऊपर भी कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है संदीप घोष की जो सैलरी है उसके साथ अनप्रोपोर्शनेट है कि नहीं, ये भी देखना है। ये एक फार्म हाउस जैसा जगह है, कई बीघा जमीन की। प्रसेनजीत, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको सीधे ले चलते नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय, जहां इस समय बीजेडी के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद, भर्तृहरि महताब वो भी साथ में मौजूद और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और सुजीत कुमार राज्यसभा सांसद बीजेडी के, उनको बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल इस वक्त हो रहे हैं। हम जानते हैं कि बीते कुछ महीनों पहले ही उड़ीसा में भी जो जिस तरह से रिजल्ट आए हैं बीजेपी के पक्ष में आए, अच्छी खासी सीट, 25 सालों से हमने देखा कि वहाँ जो बीजेडी की सरकार थी, नवीन पटनायक की सरकार, उसको बीजेपी ने उखाड़ फेंकने का काम किया और उसके बाद से लगातार वहाँ पे जो विकास के कार्य हैं वो हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है कि इस अवसर पर मीडिया के साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद अनिल जी। मित्रों, मेरे लिए अत्यंत आनंद की क्षण है। मैं मेरे छोटे भाई, हमारे प्रांत के, उड़ीसा के एक अत्यंत होनहार, संवेदनशील और गुणी सामाजिक कार्यकर्ता को, जो अभी राज्यसभा में उड़ीसा को प्रतिनिधित्व करते थे, अपने दक्षता के कारण, अपने आर्टिकुलेशन के कारण और अपने
बौद्धिक क्षमता के कारण कम उम्र में भी उन्होंने पब्लिक पॉलिसी की दुनिया में एक अपना छाप बनाई है, अपना एक पहचान बनाई है। अत्यंत मिष्टभाषी, अत्यंत परसुएसिव और विचार स्पष्टता के साथ अपने विषयों को रखना, और मैं उनके बारे में इतना कहूं, सामाजिक जीवन में अपने आप में एक मर्यादा करके रहना, एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना उन्होंने कम समय में एक कीर्ति स्थापना किया है। ऐसे सुजीत कुमार भारतीय जनता पार्टी में आज प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने अपना राज्यसभा की मौजूदा दायित्व को त्याग किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, नीति, आदर्श, ऐसे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसक रहे हैं। एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के बावजूद जब राज्यसभा में नहीं थे तब भी हम लोग जब कभी मिलते थे, उड़ीसा की विकास के बारे में पिछले 10 साल में जिस प्रकार के मोदी जी के प्रयास हुए हैं उसकी वो प्रशंसक रहे हैं, उसकी वो शुभेच्छु रहे हैं। उनके मन में सदैव हमारे राज्य उड़ीसा कैसे विकसित हो, विशेष करके जिस जिले से वो आते हैं उस जिले की एक मौलिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो, कृषि हो, वहां के पिछड़े समाज के लोग हों, जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, ऐसे लोगों की, गरीबों के कल्याण के लिए उनके मन में सदैव एक तत्परता और व्यग्रता रहती थी। आज उन्होंने बीजू जनता दल को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को आज सम्मान देके ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको दल में स्वागत करता हूं, उड़ीसा की ओर से स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई की ओर से स्वागत करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है सुजीत कुमार जी की भारतीय जनता पार्टी में योगदान, हमारी प्रधानमंत्री की जो आह्वान है विकसित भारत, लक्ष्य विकसित भारत में उनकी एक योगदान रहेगा। मैं उनको पार्टी में शुभेच्छा के साथ स्वागत करता हूं। मेरा आदरणीय सुजीत कुमार जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया, आज मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया हूं। मैं बीजू जनता दल से 2020 में चुन के गया था राज्यसभा, और मैं बीजू जनता दल के पार्टी प्रेसिडेंट ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा था। और आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। मेरे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा, ये लक्ष्य मुझे हमेशा प्रभावित किया है। और उनका ये विजन के चलते मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी बीजेपी टीम को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह भाई जी को और अरुण सिंह जी को जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमेशा मुझे कैसे उड़ीसा का विकास हो सकता है, खासकर केवी के अंचल जो है उड़ीसा में, जिसमें कालाहांडी भी आता है, जो मेरा जिला है, उसका विकास हो सकता है, और हर बौद्धिक विषयों पे मेरे को हमेशा वो मोटिवेट किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जेपी नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भतुरी मेहताब जी हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट किए हैं, हमारे प्रभारी उड़ीसा के तोमर जी हैं, विजयपाल तोमर जी, सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे आज
स्वागत किया, दल में शामिल करा और मैं जैसा देश के लिए, मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट फिलोसॉफी मेरा हमेशा रहा है और ओडिशा का विकास, खासकर मेरा जिला कालाहांडी का विकास, इसके लिए ही मैं भारत आया। मैं विदेश में बहुत साल रहा हूं और यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम करता था। तो 2011 में मैं जब विदेश से इंडिया वापस आया तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरी मिट्टी की कैसे, मेरे देश की कैसे विकास हो, और मेरे लिए हमेशा मिट्टी आगे और पार्टी पीछे, ये फिलॉसफी रहा है। और आज मैं इसीलिए बीजू जनता दल को आज छोड़ चुका हूं, क्योंकि मुझे लगा कि जो विकास हो सकता है कालाहांडी का, जो विकास हो सकता था उतना हुआ नहीं, क्योंकि जिस तरह से करप्शन, जिस तरह से वहां पे दुर्नीति चल रहा था, उसमें बीजेडी के बहुत सारे नेता शामिल थे, जिला के नेता और जिला के बाहर के भी नेता। और बहुत बार मैंने कोशिश किया ये सब चीज बीजेडी के लीडरशिप के ध्यान में लाने का, लेकिन जब मैं देखा कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, मैं हमेशा प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। बीजेडी में जब भी था तब भी मैं कोई भी टीवी डिबेट में हो, मेरे सोशल मीडिया में हो, जो 10 साल में जो काम वो कर रहे हैं देश के लिए, और जो हमेशा वो नेशन फर्स्ट वाला फिलोसॉफी उनका रहा है, इसका मैं बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूं। और मैं आज खुश हूं कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, आज उस पार्टी को मैं भी उस परिवार में आ गया हूं। और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि सभी के आशीर्वाद से, सबके मार्गदर्शन से मैं बीजेपी को और कैसे मजबूत किया जाएगा ओडिशा में और पूरे देश भर में, और देश के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे, यही मेरा मकसद रहेगा। धन्यवाद। ओडिया मीडिया भाई भौणी मान मुझे ओडिया यदि शब्द कहना चाहूँगी, समस्त को मोर नमस्कार। सुजीत कुमार बीजेडी के सांसद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, हम भी उसमें शामिल हो गए हैं और हम भी एक विकसित भारत और विकसित ओडिशा का सपने में हम उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में मौत को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंगेश को उसकी जाति देखकर मारा गया है। उन्होंने इसे नकली एनकाउंटर बताया। सपा इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रही है। वहीं जौनपुर में आज सपा नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात करने जौनपुर स्थित उनके घर पहुंचे। सपा ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। मंगेश यादव पिछले दिनों 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप पर हुई 1.5 करोड़ की डकैती की वारदात में शामिल था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बुधवार देर रात पुलिस को मंगेश यादव की लोकेशन मिली। पुलिस का दावा है कि घेराबंदी के दौरान मंगेश यादव ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मंगेश गोली लगने से घायल हो गया। उसे सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगेश पर 1 लाख रुपए का इनाम था। उस पर लूट डकैती के कई मुकदमे दर्ज थे। तो सुल्तानपुर मुठभेड़ में आरोपी मंगेश यादव की मौत हो गई। एनकाउंटर में गोली लगी, उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डकैती का आरोप ज्वेलरी शॉप को लूटने
के लिए वो गया था। पुलिस को उसकी तलाश थी और जब उसको लोकेशन मिली पुलिस को, वो पहुंचा और जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। किसी का जान मारने का अधिकार किसी को है, यह तो कानून को हाथ में लेने का है। अगर FIR कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी, उसमें अगर साक्ष्य लेगी, अगर वह सही है तो उनको सजा करेगी। जो चाहे सो न्यायालय को अधिकार है, लेकिन न्यायालय के अधिकार को या कानून को हाथ में लेने का किसी भी पुलिस या किसी भी व्यक्ति को नहीं है। परिजन के साथ न्याय दिलाने के लिए जो भी कुछ करना होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपर होगा। उनके संज्ञान में मामला दे दिया गया है। और अब देखते हैं मंगेश यादव की जो पूरी क्राइम कुंडली है उस पर निगाह डालते हैं। तो ये क्राइम कुंडली ये है कि जौनपुर के बदमाश मंगेश यादव ने चोरी और छिनैती से आपराधिक दुनिया में कदम रखा था। 2021 में मंगेश यादव के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। 2022 में सुल्तानपुर के करौंदी कला थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। 2022 तक मंगेश यादव के खिलाफ एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज हुए थे। जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में 8 मुकदमे दर्ज थे। मंगेश यादव पर चोरी, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराध के मामले दर्ज थे। 1 लाख का इनामी दुर्दांत अपराधी था मंगेश यादव। 28 अगस्त 2024 को सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर 5 करोड़ रुपए की उसने डकैती की थी। तो ये है उसकी क्राइम कुंडली। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ लखनऊ से मौजूद हैं। विकास, जहां समाजवादी पार्टी कह रही है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए था, किस तरह की सियासत इस पर अब हो रही है? देखिए, इस मामले पर सियासत ही देखने को मिल रही है। किसी अपराधी अगर एनकाउंटर में मारा जाता है, पुलिस अपने बचाव में फायरिंग करती है। उस अपराधी को पकड़ने के लिए जब वहां पर टीम पहुंची थी तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। उसके इरादे आप देखिए। 3 जनपदों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सियासत खेली जा रही है, ये सीधा सीधा जातिवाद कहा जा रहा है इसमें, और आरोप भी लगा रहे हैं। इनके जो नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हैं विधान परिषद के, लाल बिहारी यादव, उन्होंने कहा भी वहां पहुंचकर कि वो यादव है इसलिए कार्रवाई की गई, यादव और मुस्लिम पर कार्रवाई की जाती है। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि किसी भी अपराधी को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ वोट बैंक को देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी, वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं, और इससे पहले तमाम सारे मामले होते हैं जब यहां पर इन्हीं के पार्टी के मुखिया जब दुष्कर्म मामले पे कह देते हैं बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, यहां तक कि अतीक अहमद को गरीबों का मसीहा बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वोट बैंक, अपना जो निश्चित वोट बैंक है, उसके लिए किस कदर पार्टी पहुंच जाती है। ना अपराधी देखती है, ना ही उसके खिलाफ जो हिस्ट्री शीट उसकी देखती है, ना मामले देखती है कि 1 लाख का इनामी था वो बदमाश। चूंकि कि कोई भी एनकाउंटर किया जाता है तो उसके बाद एक कमेटी होती है जो उसकी जांच करती है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपती है। तो इस मामले में जो एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर के बाद जांच एक विधि सम्मत प्रक्रिया है जो होनी है, निश्चित होनी है, हर एनकाउंटर के बाद होती है। लेकिन राजनीति इस कदर हावी है, यहां पर देख सकते हैं कि ये कहा जाता है कि वो यादव था इसलिए उसको गोली मारी गई, बाकियों के पैर पे गोली मारी गई। तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति किस कदर हावी है, और खासतौर से जो जाति की बात होती है वो कितना नीचे तक है यहाँ पर राजनीति में। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को लखनऊ से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे, रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है।
लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और अब बात भेड़ियों के आतंक की। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यूपी में भेड़ियों की दहशत किस कदर है। बताएं आपको स्टोरी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने बहराइच के हरबख्शपुरवा गांव में चलाए गए भेड़ियों के तलाशी अभियान का जायजा लिया। रेणु सिंह ने कहा कि अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, 2 भेड़ियों को पकड़ना अभी बाकी है। थर्मल ड्रोन का उपयोग कर इलाके को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि बाकी भेड़ियों को खोजा जा सके। तो 2 भेड़ियों की तलाश अब भी जारी है। 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और 2 भेड़ियों की तलाश अब भी जारी है। थर्मल ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि इन 2 जो भेड़िए हैं उनको भी जल्दी ही गिरफ्त में लाया जा सकेगा। और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए जो पुलिस वाले हैं सैकड़ों की तादाद में, वो इन्हें पकड़ने में लगे हुए हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी ही ये जो आदमखोर भेड़िए हैं इनको गिरफ्त में लिया जा सकेगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां की राजधानी शिमला के संजौली में एक मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। बीते दिनों इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यह मामला अचानक सुर्खियों में आया और अब हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी ये मामला गूंजा है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में संजौली में लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। संजौली मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के विरोध में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मस्जिद अवैध बनी हुई है और मस्जिद की 4 मंजिलें अवैध हैं। और इस पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन प्रदेश में प्रदर्शन के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। और वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार इस विषय को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान जरूरी है और कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का दायित्व है। पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहां पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों में जाकर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी शिमला से धर्म प्रकाश इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। धर्म प्रकाश, ये सारा मामला है क्या, और जब इस मस्जिद का जब कह रहे हैं लोग कि ये अवैध निर्माण किया जा रहा था, कहां सोई हुई थी प्रशासन? बिल्कुल यही सवाल प्रशासन से, यही सवाल सरकार से भी पूछा जा रहा है, क्योंकि कल अनिरुद्ध सिंह ने जब ये मुद्दा सदन में उठाया था तो उन्होंने खुद माना कि ये एक तरह से गवर्नमेंट और सिस्टमैटिक फेलियर है। 2007 से ये जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर इस मस्जिद का वो चल रहा था, और 2010 में पहली बार जो एमसी शिमला है, उनका जो कमिश्नर कोर्ट है, वहाँ पर ये मामला लगा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 14 साल इस मसले को, इस पर जो सुनवाई है, जो हेयरिंग है, वो चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा इसका निकल कर आया नहीं है। अब 30 से ज़्यादा नोटिस भेजे गए, जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर चल रहा है उसे रुकवाने के लिए। 40 से ज़्यादा जो पेशी है दोनों पार्टियों की वो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई रिजल्ट आया नहीं। अब जब स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, आवाज़ उठानी शुरू की, तब जाकर प्रशासन भी जागा, सरकार भी जागी, और अनिरुद्ध सिंह खुद अपनी ही सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस मामले को लेकर जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं की गई। अब क्योंकि कोर्ट में मैटर है तो इसलिए ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे, ना प्रशासन और ना सरकार। कल शनिवार को इस मामले में जो हेयरिंग है वो चलनी है, होनी है, और उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने भी 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इसी सुनवाई की वजह से, इसी हेयरिंग की वजह से। क्योंकि अब धीरे धीरे ये मैटर सिर्फ संजौली का नहीं रह गया है। अभी कल शाम को ही जो कसुम्पटी इलाका है शिमला का, वहाँ पर भी एक जो स्थानीय मस्जिद है उसके बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसे भी इलीगल करार दिया। कुल मिलाकर जो मामला है वो कम्युनल मैटर से ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर बनता नजर आ रहा है, और सरकार भी बार बार ये तर्क दे रही है। मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जहां तक बात इलीगल कंस्ट्रक्शन की और नियमों को ताक पर रखने की है तो ऐसा करने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ जो एक्शन है वो लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच का ये मैटर यहाँ पर साफ साफ दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि जमीन उनकी है, सरकार कह रही है कि राज्य सरकार की है, और दोनों में से सही कौन है इसका फैसला जांच के बाद होगा, और जांच का जो मैटर है वो सुनवाई में फिलहाल पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धर्म प्रकाश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को शिमला से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII आज से नई दिल्ली में CII इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। कॉन्क्लेव को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संबोधित करेंगे। इस कॉन्क्लेव में सरकार, उद्योग, थिंक टैंक, शोध संगठन और विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में व्यापार के अवसरों को बढ़ाने और संबंधों को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। और अब खेल जगत की खबरें, और खेल जगत की खबरों को समेटकर हमारे साथ हमारे सहयोगी, आपके प्रिय एंकर गौरव इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। गौरव, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया असीम। और खेल जगत की खबरों की शुरुआत करेंगे पेरिस पैरालंपिक की खबरों के साथ, जहां पर पेरिस में जारी पैरालंपिक गेम्स में खेलों के 9वें दिन भारत के कई खिलाड़ी मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले भारत 8वें दिन तक 25 मेडल लेकर अपने नाम कर चुका है। भारत के खाते में अब तक 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आज भारतीय खिलाड़ियों की कोशिश इस संख्या को और आगे बढ़ाने की रहेगी। एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले भारतीय दल इस स्पर्धा में आज भी पदक जीतने के इरादे के साथ उतरेंगे। महिलाओं की 200 मीटर रेस में भारत की सिमरन पहले राउंड में उतरेंगी। सिमरन ने 100 मीटर T1 में चौथा स्थान हासिल किया था। वहीं पुरुषों की जैवलिन के F54 वर्ग में दीपेश कुमार मैदान पर दिखाई देंगे। कैनोइंग के भी हीट्स राउंड के मुकाबले होंगे, जिसमें यश कुमार और प्राची यादव एक्शन में नजर आएंगे, जहां यश कुमार जो हैं वो हीट में क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में अपनी जगह उन्होंने बना ली है। वहीं 400 मीटर में दिलीप कवित जो हैं वो दिखेंगे। पुरुषों के हाई जंप और महिला जैवलिन थ्रो में भी भारतीय खिलाड़ी दावेदारी पेश करेंगे। दिन के आखिर में पुरुष शॉटपुट में भारत के 2 खिलाड़ी सुमन राणा और होक्टू होटल हिस्सा लेंगे। वहीं पावर लिफ्टिंग में महिला अप टू 67 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में कस्तूरी राजामणि जो हैं वो हिस्सा लेंगी। और अब बात कर लेते हैं पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार की। कपिल परमार ने पैरा जूडो में भारत को कांस्य पदक दिलाने में सफलता हासिल की। 60 किलोग्राम पुरुषों के J1 वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कपिल परमार ने ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। ये पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक के जूडो स्पर्धा में पदक हासिल किया। गौरतलब है कि पैरालंपिक के जूडो स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले कपिल भारत के पहले खिलाड़ी हैं।
और अब बातें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की, जहां पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। वो शीर्ष स्तर पर 900 गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने नेशंस लीग में क्रोएशिया के खिलाफ अपना 900वां गोल किया। उनके इस गोल की मदद से पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अपने अभियान का जीत के साथ आगाज किया है। पुर्तगाल के लिए रोनाल्डो का ये रिकॉर्ड 131वां गोल है। वो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। रोनाल्डो ने अपने करियर में 900 गोल विश्व के शीर्ष क्लब के लिए खेलते हुए किए हैं। उन्होंने ये गोल स्पोर्टिंग लिस्बन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, यूवेंटस और सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के लिए किए हैं। तो असीम, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। खेल जगत की तमाम हलचल को समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बढ़ेंगे आगे। केरल में आज अथम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर मंदिरों की विशेष साज सज्जा की गई है। केरल की सांस्कृतिक और पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया जाता है। राजा महाबली से जुड़ा थिक्काकारा मंदिर में 10 दिवसीय उत्सव आज शाम मंदिर का ध्वज फहराने के साथ शुरू होगा। उधर राज्य सरकार ने हाल ही में वायनाड में हुए भूस्खलन के कारण ओणम त्योहार से जुड़े अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।